सबसे पहले तो जो दो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हैं और लखनऊ में नाश्ते पे भी होती हैं, समोसा और जलेबी। यही सेंट्रल एशिया से आई हैं। इसका नाम संबूसा था और वो जलेबिया था। लेकिन हमारे यहाँ जैसे चीज़ें आती गई तो हम उसको अडेप्ट करते गए। कोरमा जो है एक लखनऊ की फैमिली या एक अवध की फैमिली 365 दिन खा सकती है। And Malpura, I researched and found, is the oldest recipe which is mentioned anywhere. It goes back to the Rigvedic times. मैं इससे पहले कि शुरुआत करूं, हम लोग ये जो पैनल डिस्कशन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, उससे पहले एक छोटा सा हमारा प्री पैनल डिस्कशन हुआ था और इतनी सारी बातें हुई, मेरे डायरी के पन्ने भर गए। इतने जायकेदार खाने के बारे में मैम ने बताया, सब ने बताया, तो उन सब के बारे में बातचीत करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों पे, चाहे वो हमारे फूड कल्चर हो, फूड हिस्ट्री हो, फूड सोशियोलॉजी हो, काफ़ी इन चीज़ों को मिलाकर आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा जब हिस्ट्री से ही, फूड हिस्ट्री से। सबसे पहले राणा जी से। मैम, आपके लिए जो खाना है वो एक फ्लेवर से ज़्यादा है, एक ज़रिया है हिस्ट्री, कल्चर और आइडेंटिटी को समझने का। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ट्रिब्यून में। मेरे बहुत फेवरेट फूड राइटर हैं राहुल वर्मा, लगभग 30 सालों से द हिंदू न्यूज़पेपर, द ट्रिब्यून, टेलीग्राफ में लिखते आ रहे हैं। उसमें आपने बताया कि कोई आपकी एक फॉरगॉटन एस्से है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ खाने की आपने उसमें डिस्कस की है और एक आपने उसमें किताब का भी जिक्र किया है, ख्वान नेमत कलां, और उसमें आपने बताया कि 44 तरह की रोगनी रोटी होती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है वो फॉरगॉटन हो चुकी है और उनको रिवाइव करने के लिए आपको वो कंपेल करती है? क्या वो नॉस्टैल्जिया है, क्यूरोसिटी है, या आपको लगता है कि अब कल्चरल अर्जेंसी है? थैंक यू। और जश्न रेख्ता का शुक्रिया मुझे इस पैनल में मदऊ करने के लिए, इतना एस्टीम पैनल है। तो अगर मैं रोगनी रोटी की बात करूं तो मैं आपको अपने बचपन 60 साल पहले ले जाती हूं। हम लोग फुर्सतों के दिन होते थे, जाड़ों में स्पेशली हफ्ते के दिन, इतवार के दिन बाबा की छुट्टी होती थी। सुबह में बावर्ची जो थे वो बनाते थे रोगनी रोटी और आलू कतली की जो सब्ज़ी होती थी, आलू की कतली की। रोगनी रोटी को बनाने का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है। उसमें बलाई में गूंधा जाता है और उसमें और बहुत से लवाजमात होते हैं। वो फुर्सतों के दिन थे जब हम लोग ये खाते थे। अब आज जैसे आज सैटरडे है, हम लोग दोनों, मैं और मेरे शौहर दोनों काम पे निकले। मैं यहाँ आई, वो अपने काम पे गए। हमने सुबह टोस्ट खाया, एक अंडा तला टोस्ट खाया, खा के निकल गए। हमारे पास वक्त कहाँ है कि हम घंटों रोगनी टिकिया बनाएं। वो ज़रूर याद करते, गजनफर बहुत कहते हैं कि रोगनी टिकिया खाए हुए बड़े दिन हो गए, लेकिन वो बनाने के लिए भी तो बड़े दिन चाहिए ना। तो मैं अपने ब्लॉग्स के ज़रिए, अपने आर्टिकल्स, अपनी किताबों के ज़रिए वो सब यादें जो है ना उनको फिर से याद दिलाती हूँ लोगों को कि कभी फुर्सतों के वो दिन भी थे कि जब हम ये सब खाते थे। जो कहते हैं ना, बैठे रहे तसव्वुर जाना में, तो खाने के भी तसव्वुर में हम लोग कभी बैठे रहते हैं। तो रोगनी टिकिया की तरकीबें बहुत है। शीबा जो है ये अपने जो इनका नेमत खाना है वहाँ पे लखनऊ में, उसमें ये रोगनी टिकिया सर्व करती हैं। लेकिन हम लोग जैसे रोगनी टिकिया कहीं छोटी बनेगी, कहीं बड़ी बनेगी, हल्की धीमी आंच पे सेकी जाती है, घंटों लोग बैठते हैं नाश्ते पे तब आती है। तो इसलिए ना ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको बनाने में वक्त लगता है। खाने में तो खैर चटपट हो जाती हैं, लेकिन इसीलिए ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होती हैं क्योंकि दे रिमाइंड अस ऑफ आवर चाइल्डहुड, दे रिमाइंड अस ऑफ डेज ऑफ ग्रेस। मतलब वो फुर्सत के दिन जिसमें हमारी ज़िंदगी में इतनी उलझनें नहीं थी, इतनी परेशानियां नहीं थी। बहुत मतलब हम लोग तो जो ख़ासतौर से जो बच्चे थे वो तो हर चीज़ से महफूज थे। मतलब जो भी अगर फ़िक्रें थी तो अम्मा बाबा की थी, हमारी नहीं थी। सो
इसलिए ये सब चीज़ें ना, फिर आई कीप टॉकिंग ऑफ दिस के इनको अब हम फॉरगॉटन फूड ही कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा ये कमर्शियली तो बन नहीं सकती क्योंकि इसमें वक्त बहुत लगता है, तो इसलिए आपको कहीं रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगी, कहीं आपको दुकानों में नहीं मिलेंगी खाने के लिए, ये सिर्फ घरों में ही मिलती हैं। मैम इसके अलावा और वैसे एक तरह की रोटी रोगनी रोटी हुई, इसके अलावा और ऐसी कौन सी डिशेस हैं जो आपको लगता है कि फॉरगॉटन हो चुकी हैं या लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, अब लोगों के घरों में नहीं बनती या कमर्शियल लेवल पे भी अवेलेबल नहीं है? देखिए अब ना आप बाज़ार में जाइए तो नान मिल जाएगी, तंदूरी रोटी मिल जाएगी, और ये सब जो लच्छा पराठा और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस तरह के पराठे, जिस तरह की रोटियां, जो चपातियां जो घर में बनती थी वो ही नहीं बनती हैं। अब रुमाली रोटी जो बनती है वो बिल्कुल खालिस मैदे की बनती है। हमारे ज़माने में जो बचपन में चपातियाँ बनती थी, हमारे घर में भी फुलके बनते हैं क्योंकि चपाती पकाने वाले ही नहीं रहे, तो जो चपातियाँ बनती थी वो वैसा एक डोम्ड तवा होता था जिसके ऊपर वो चपातियाँ बनती थी, आटा ढीला गूंथता था, आटा ही नहीं अब हम लोग से संभाला जाता है। हम तो आटे को भी ज़रा थोड़ा सा वो रखते हैं कि हाँ, बेलन पटरा नहीं रहा, वो वाला तवा नहीं रहा। वो तवा तो मुझे एकदम याद भी नहीं कि वो तवा मैंने कब देखा था, वो उस तरह का जो उठा हुआ तवा होता था। अलीगढ़ के हॉस्टल में मुझे याद है हम लोगों को रुमाली रोटी मिलती थी, आटे की मिलती थी, मैदे की नहीं, और वहाँ एक लाइन से हॉस्टल में तवे लगे हुए होते थे और लोग बना रहे होते थे, उछालते थे बनाते थे। तो ये सब चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें जो है, जैसे इसके साथ क्या खाते थे, कलिया खाते थे। मैंने कुछ दिन पहले 2 साल हो गए होंगे, एक आर्टिकल पढ़ा कि कोई एक बहुत बड़े शेफ़ हैं, उन्होंने लिखा वो लखनऊ गए, उनको कलिया नहीं मिला, वो हर रेस्टोरेंट में गए, उन्हें कलिया नहीं मिला। तो फेसबुक डिस्कशन चल रहा था, तो किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा चौक में गए थे, उन्हें कलिया नहीं मिला। किसी भी घर में खटखटा देते तो वहाँ पे सामने उनको आलू का कलिया ही पेश होता, क्योंकि लोग जो है ना ये सालन कलिया ये सब भूल गए। क्योंकि बाज़ार में आप कोरमा खाते, एक हमारा बहुत ही फिक्शनलाइज्ड और रोमांटिसाइज्ड एक वर्जन है कि मुग़ल ऐसा खाते थे, तो मुग़लाई खाना जो है ना उसमें टमाटर और बलाई, हालांकि वो लोग ये सब नहीं खाते थे। टमाटर तो आया ही बहुत बाद में, पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है हिंदुस्तान में। तो ये सारी जो चीज़ें ना, कलिया जिसमें हल्दी का इस्तेमाल होता है, सब्जियों का इस्तेमाल होता है, एक हमारी औरतों की साजिश थी कि बच्चों को किस तरह से सब्ज़ी खिलाएं। तो ये सब जो था ना, ये जो खाई जाती थी चीज़ें, ये अब गायब हो गई हैं। अब ज़्यादातर लोगों के पास एक तो रेडीमेड कुछ खाने लगे हैं मसालों से, तो वो मसाले भी नहीं बनते फ्रेश, और फिर जो आम जनता है उनके जहन में तो अगर आप मुग़लाई खाना कहेंगे तो सिर्फ कोरमा और निहारी और यही सब चीज़ आएंगी। हालांकि निहारी कोरमा ये सब जो था ये इतना मुग़लों की टेबल पर तो नहीं मिलता था। शिवा जी, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगा। आपका रेस्टोरेंट है लखनऊ में, जिसमें आप अपने होम रेसिपीज़, जो होम डिशेज़ हैं वो सर्व करते हैं, और हम लोग जो प्री डिस्कशन में डिस्कस कर रहे थे कि रोटी के साथ में सालन का कॉम्बिनेशन, और आप हमें कहानी बता रही थी कि रोटी और नान बाइस की। मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल कर चुका हूँ। कश्मीर में एक बहुत अच्छी रिवायत है आपका तंदूरवान की, कांदूर जिसको बोलते हैं, कि सुबह सुबह लोग जाते हैं और अपना कांदूर से रोटी लिए, उसके बाद नून चाय के साथ खाएंगे, उसके बाद फिर दोपहर में किस तरह की रोटी किसके साथ जाएगी। वैसे ही मैंने पुरानी दिल्ली में भी देखा है। आप किसी भी गली में चले जाएं, चाहे वो बल्ली मरान हो या फिर जामा मस्जिद की गलियाँ हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं रोटी वालों की जो स्पेशलाइज़ करते हैं रोटी में। तो ऐसी क्या डिशेज़ हैं जो आपको लगता है कि उसकी कॉम्बिनेशन है अलग अलग ग्रेवी डिशेज़ के साथ या फिर कबाबों के साथ? जी, देखिए लखनऊ वालों का एक छोटा सा अपनी फैमिली का एक किस्सा हम इसका जवाब से करते हैं कि हमारे देवर साहब, कुछ हमारे रिश्तेदार जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, उनके यहाँ की शादी का खाना लखनऊ के बावर्चियों को लेके गए। तो यकीन मानिए राना आपा ज़ुबैर का पूरा वक्त इसी में गुजर गया कि इस रोटी के साथ ये चीज़ खाइए। तो जैसे शीरमाल कबाब का कॉम्बिनेशन है, शीरमाल कौरमे का कॉम्बिनेशन है, कौरमे के साथ शामी कबाब नहीं होगा, कौरमे के साथ गलावट का कबाब होगा, क्योंकि वो दोनों मसाले एक दूसरे से मैच करते हैं। आलू का सालन का मतलब खमीरी रोटी, और जैसे राना कल सुनीता आपा ने डिस्कस किया था कि घर की औरतें रोटियां नहीं बनाया करती थी, और जैसे उन्होंने वो किस्सा सुनाया कि सुना तुम रोटी पकाती हो, तो हर कोने पे नान भाई, मतलब हमारे यहाँ सालन जब मेज़ पे निकल के आता है
तब दौड़ के घर का कोई बच्चा जाके या बुआ जाके जो है वो रोटियां, खमीरी रोटी पकवा के लेके आती हैं। और उसमें भी क्योंकि पड़ोसी हैं तो हमारे नान भाई जो हैं वो छोटी लोई की छोटी सी रोटी बना के देते हैं, तो वो और गुदास होती है। रोगनी टिकिया का जैसे राना आपा ने कहा, वो यकीनन वक्त लेती है, बहुत धीमी आंच पे सिकती है। अगर चूल्हा जल रहा हुआ तो उसकी घई में सिकने की बात ही और होती है। और रोगनी रोटी आम तौर से हमारे बचपन में तो नाश्ता वही हुआ करता था, पूरी पराठा या रोगनी टिकिया, और रोगनी टिकिया ज़्यादा था। और रोगनी टिकिया एक ऐसी चीज़ है जो आलू की कतली, खागीना, कबाब किसी के साथ भी जाती है। तो हमने अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू पे रखने की कोशिश की है कि अब लोग भूलते जा रहे हैं उस रोटी को। और जब रोगनी टिकिया कहो तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये है क्या चीज़ बिफोर दे ऑर्डर इट, सो वी हैव टू एक्सप्लेन, और उनको बहुत पसंद आती है उसके बाद। अब अवध की, लखनऊ की रोटियों की बात चली है तो हमारे साथ सुनीता जी हैं जिन्होंने लखनऊ के खाने के ऊपर में किताब लिखी है। और इनका काम सिर्फ मतलब ये पेशे से डिज़ाइनर हैं और लेकिन इन्होंने कलनरी जो आइडेंटिटी है हमारी इंडिया की उसको भी आर्काइव करने की कोशिश की है। इनकी 2 किताबें हैं, एक उसमें से बेस्ट सेलर्स है लखनऊ कुक बुक। तो मैम मैं चाहूँगा कि आप अपने बुक से कुछ लाइंस पढ़ें और उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। ये लखनऊ कुक बुक है और दूसरी वाली ये इंडिया कुक बुक है। ये तो मैंने दोनों किताबें चलते चलते लिख दिए। देयर वाज नो ग्रेट प्लान टू राइट कि मैं लखनऊ खाने पे लिखूं, मगर ये है कि ये जो हम लोग आमतौर रोज़ाना खाना खाते थे ये उसके ऊपर है। ये अवधी, जिसको अवधी क्विजीन कहलाते हैं, उसके ऊपर नहीं है। हाँ, ज़रूर है कि बिरयानी है और अलग अलग किस्म के कबाब है, मगर ये क्योंकि हमारे घरों में रोज़ पकते भी थे, ख़ास तौर हर एतवार को हम लोग बिरयानी, कबाब और बुरानी रायता खाते थे। तो ये मगर जो मैंने कोशिश की है कि लखनऊ कुक बुक में मैंने अपनी माँ के साथ को ऑथर किया था चांदसूर। इसमें मुझे बड़ी खुशी है। वो बहुत मानी जानी घर में खाना बनाने वाली थी। शीबा जी उनको जानती हैं और जानती थी राधा। तो इन किताबों में एक तो है जो लखनऊ का जो गंगा जमनी तहज़ीब, वो सिर्फ़ आर्ट के थ्रू नहीं है या आर्किटेक्चर के थ्रू नहीं है। दैट इज़ अ रिलेशनशिप दैट यू फॉर्म विद अदर पीपल, अदर कम्युनिटीज़, और ये क्विजीन में भी ये हमें दिखलाई देता है। और जो इंडिया कुक बुक है वो है रेसिपीज़ जो मैंने, आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने दोस्त हैं। मैंने तो 200 और लोगों को जो मैंने सोचा मेरे ख़ास दोस्त हैं, जब मैंने लिस्ट बनानी शुरू की मुझे पता चला कि खैर शायद मेरे इतने दोस्त हैं। मैं असल मुझ काफ़ी, आई एम द एल्डेस्ट ओवर हियर। अगले महीने मैं 79 की होंगी। तो इस लंबी ज़िंदगी में वन इज़ फॉर्चुनेट कि काफ़ी दोस्त, सहेलियां सब बन गई हैं और हिंदुस्तान की अलग अलग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। और इस इंडिया कुक बुक में मैंने सब कॉन्टिनेंटल क्विजीन भी एक सेक्शन रखा है जो आखिर में आता है, क्योंकि आई फर्मली बिलीव दैट कल्चर और क्विजीन कैनॉट बी सेपरेटेड बाय पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इट फ्लोज। और काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं दोनों किताबों में मिला के जो कहीं और से आई और हमने अपना लिया। जैसे कि लखनऊ में हमारे घर में सर्दियों के मौसम में गरम दही का शोरबा बनता था, एंड मैंने हमेशा समझा था कि ये लखनऊ की खासियत है। मगर नहीं, जब मैं इस्तांबुल गई तो पता चला कि ये तो वहाँ से अलोंग द सिल्क रूट ये लखनऊ पहुँचा और लखनऊ ने उसको अपना लिया। वैसे ही
अलग अलग बहुत सारी ऐसे डिशेस हैं, जैसे कि इंडिया कुक बुक में एक मेरी लाहौर की दोस्त हैं नुस्सी जमील, और उन्होंने मुझे एक नारंगी पुलाव की रेसिपी दी थी, और उन्होंने कहा है कि और बहुत ही मतलब टेस्टी है, क्योंकि सारा कुछ वेदर आप मीट में मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं, सब कुछ नारंगी के जूस में पकता है, और चावल भी, और फिर उसके ऊपर जो डेकोरेशन है वो नारंगी के छिलकों को कैरामलाइज करके ब्राउन करके लगाया जाता है। तो उसकी एक तो खुशबू और टेस्ट सब कुछ मिला के ये डिश बनती है। तो नुस्सी ने मुझे बतलाया था कि ये इनकी नानी जो लखनऊ की थी, वो वहाँ बनाती थी, वहाँ से लाहौर गया, और लाहौर से अब मेरी हिंदुस्तान में किताब में पहुँचे हैं। तो मैंने ये 3-4 बारी बनाया, एंड इट्स बिल्कुल लाजवाब है। तो ऐसे रेसिपीज़ जो, क्योंकि हर एक किचन के जो रेसिपीज़ हैं वो दे आर फुल ऑफ मेमोरीज़, बिकॉज़ ये जो हम लोग कहते हैं अंदाज़े का बनाना, ये सब ये ओरल ट्रेडिशन में ये सब रेसिपीज़ प्रिजर्व हुई हैं, ये लिखी नहीं जाती थी। एंड वैसे ही मैंने एक अपनी नानी का जो क्वेटा की थी, मैं पैदा हुई थी लाहौर, मगर आई ग्रू अप इन लखनऊ। तो जो लखनऊ कुक बुक की जो इंट्रोडक्शन है, इट इज़ वतन लॉस्ट एंड वतन फाउंड, माई पेरेंट्स स्टोरी फ्रॉम लाहौर टू लखनऊ। तो अभी मैं पिछले हफ्ते लाहौर होके आई हूँ, और इट इज़ जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो हमेशा आपके जहन में रहेगा। यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ इट। एंड माई हस्बैंड वॉज बॉर्न इन मानसेरा, विच इज़ वे अप नॉर्थ, एंड जो मैंने विज़िट किया, तो वहाँ से ये सब रेसिपीज़ जो आई हैं, और मेरी जो नानी थी वो मुल्तान और क्वेटा की थी, तो वो मालपूड़े बनाती थी, वो इंडिया कुक बुक में है। एंड मालपूड़ा, आई रिसर्च्ड एंड फाउंड, इज़ द ओल्डेस्ट रेसिपी which is mentioned anywhere. It goes back to the Rigvedic times. So और वो बनाती थी एक इस पौनी के साथ। Imagine the history, because हमारी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो बहुत फ्रैक्चर्ड है, क्योंकि हम रेफ्यूजी के तौर से लाहौर से लखनऊ पहुँचे, मगर ये जो पौनी है इसलिए मैं साथ लाई हूँ। देखिए इसने क्या जर्नीज़ की हैं। मुल्तान से क्वेटा मेरी नानी के साथ, क्वेटा से लाहौर मेरी माँ के साथ, और फिर मेरी माँ के साथ लखनऊ से लाहौर से लखनऊ, और अब ये मेरे पास दिल्ली में है। सो देखिए यही है कि कैसे फूड मेमोरीज ट्रैवल करती हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती चली जाती हैं, और वही फिर जाके फूड हिस्ट्री बन जाती हैं। मैं भी सुनीता जी आपसे बात करना चाहूँ, एक मैं जब आपका कोट पढ़ रहा था, हम लोग दिल्ली में ही हैं तो दिल्ली की थोड़ी बातचीत भी करेंगे। लखनऊ हैड अ हाई डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। इट वाज नोन फॉर इट्स तहजीब, तमीज़ और नफासत। लखनऊ was home to some of the most vibrant and artistic expressions of its time. Even in comparison with Lahore, a vibrant city in its own right, Lucknow stood out. In your words, the hospitality in Lahore is extraordinary. Its food is legendary. There are some striking similarities with the cuisine of Lucknow, but one difference is that the cuisine of Lahore is more robust in the tradition of the Punjab. The traditional cuisine in Lucknow is more refined, more aromatic, more aesthetically creative, and it's served with greater नज़ाकत। तो मैम इसके बारे में बताएं कि कैसे लखनऊ का खाना, दिल्ली का खाना, पंजाब का खाना, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? I don't think I'm really qualified to answer that question. और मैंने देखिए दिल्ली की कुजीन को बिल्कुल नीचे नहीं किया। ठीक है, सबको अपने शहर की
कुजीन पसंद आती है, मगर कोई अटेम्प्ट नहीं था। मगर बहुत फ़र्क है। देखिए लखनऊ और समझिए लाहौर में, लाहौर पंजाब का कैपिटल था, तो वहाँ का जो वहाँ के जो खाने पकाने का है वो उस जो रिफाइनमेंट लखनऊ की कुजीन में है वो लाहौर में नहीं है। हालांकि इट्स वेरी वेरी डिलिशियस एंड टेस्टी एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आर देयर। एंड दिल्ली और लखनऊ में ये फ़र्क है कि लखनऊ का खाना मुगलाई नहीं है। इट माइट हैव इन्फ्लुएंसेस बट बहुत ज़्यादा फ़र्क है दिल्ली। एंड आई एम श्योर यू आर बेटर क्वालिफाइड टू स्पीक You ऑन। know that लाहौर और दिल्ली जो थे ये मुगल सिटीज थे, मुगल कैपिटल्स थे। यहाँ पे जो ये मुगलों की जो आर्मी थी इट वाज ऑलवेज ऑन द मूव, और इन लोगों का खाना बहुत, जिसको एक अंग्रेजी में वर्ड कहेंगे रोबस्ट था। लखनऊ में जब नवाब आए हैं तो फुर्सतों के दिन थे, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी, कैंपेनिंग नहीं कर, बहुत कम कैंपेनिंग थी। जो भी कैंपेनिंग हुई वो उन्होंने फैज़ाबाद से की। जब तक लखनऊ आए तब तक अंग्रेज़ काबिज़ हो चुके थे, तो दे हैड सो मच ऑफ टाइम टू डेवलप एक एस्थेटिक क्विजीन। और दूसरे मुग़लों के ऊपर सेंट्रल एशिया का और का ट्रेडिशंस का मतलब असर था, जहाँ के ऊपर आप फ़ौजें चल रही हैं और आप जो ये गोश्त के बोटियाँ जो हैं वो आप स्क्वायर्स पे लेकर चल रहे हैं, सैडल बैग में है, मैरिनेट हो गई, सुबह आप शाम को उतरे, आपने उसको गर्म किए, खा ली। ये मुग़लों का क्विजीन था। जब जो पर्शियन क्विजीन था दैट वाज वेरी डेवलप्ड, देयर सिविलाइजेशन वाज वेरी डेवलप्ड। तो जब ये लखनऊ में जब नवाब आए हैं तो इन्होंने अपने ट्रेडिशन और नेशापुर से सबसे लेके आए। तो लखनऊ का जो, अगर यहाँ का रोबस्ट है तो लखनऊ के, जैसे सुनीता जी ने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नफीस था, नफासत थी वहाँ पे। अब लखनऊ में जो बिरयानी बनती है वो सेला चावल की बनती है, सॉरी दिल्ली में सेला चावल की बिरयानी बनती है, लखनऊ में बासमती की बनती है। उसी से ही थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, एक लखनऊ में हम जो बचपन से पले बड़े, मुझे खाना पकाने का हमेशा बहुत शौक़ था, तो हमेशा ये सुनते थे कि खाना जो है ना पहले आँख देखती है, फिर आप, तो जब आपकी आँख पहले खाना देखेगी तो इसके मतलब, जिसको आज हम लोग टेबलिंग कहते हैं, कि द टेबलिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। अगर जिस कहते हैं ना कितना ही मज़े का हो लेकिन अगर शक्ल से मलगोबा लग रहा है तो वो मज़ा नहीं आएगा उसको खाने में। तो ये फ़र्क है लखनऊ का। एंड द फ़र्क कम्स फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द सिटीज़ एंड देयर डेवलपमेंट। के एक फ़ौजों की शहर था और एक जो था वो नवाबों का शहर था, जिनके फुर्सतों के दिन थे। अब वो लखनऊ में तो उन्होंने शरर साहब की किताब में दिया हुआ है कि खिचड़ी पकती थी तो पिस्ते की और बादाम की पकती थी, कि जो हम लोग धुली उड़द और चावल की खिचड़ी खाते हैं ना, तो वो पिस्ते के धुली उड़द होती थी और बादामों की कनियों की वो बनती थी, चावल बनती थी, तो वो खिचड़ी बनती थी। अलग अलग जो हम तो आजकल चिकन बहुत कॉमन हो गया, हम लोग बचपन में हमारे यहाँ मुर्ग कम खाया जाता था, जस्ट ऑलवेज बी मटन। लेकिन क्योंकि जो आजकल का वो है चिकन है बहुत टेस्टलेस होता है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। नवाबों का जो मुर्ग पकता था उसको ज़ाफ़रान पे और ये क्योड़े के और ये गुलाब जल के ऊपर पाला जाता था, उनको ये खिलाया जाता था ताकि उनके गोश्त में फ्रेगरेंस हो। तो ये सब चीज़ें लखनऊ में फुर्सतें थी। यहाँ पे आप कैंपेन कर रहे हैं कि आप ये सब काम करेंगे, तो भाई जो अब मुसल्लम है, मुसल्लम बहुत बनता था, आपको अनेक बरी में खिचड़ी के मुसल्लम की सब तरकीबें मिलती हैं। दूसरी जो किताबें हैं मुग़लों वाली, 2 किताबें हैं, अलवाने नेमत और एक नुस्ख़ा शाहजहानी। जो चीज़ एक मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी, हम लोग जब आजकल मुग़लों की बात करते हैं तो सिर्फ गोश्त की बात करते हैं, उसमें कितनी तरकीबें तो तरकारियों की हैं। चौलाई का साग है, बैगन का भुर्ता है, और अलग अलग तरह के बैगन के भुर्ते हैं। गुजरात का बैगन का भुर्ता है, एक आलू का भुर्ता है। फिर जो बिरयानी है उस पर हम फिर बाद में वापस आएंगे, पनीर की बिरयानी भी है। ये शाहजहाँ खाया करते थे। अच्छा शिवा जी, आपका जैसे मैम बता रही थी, मुझे याद है मैं लखनऊ गया था तो वहाँ पे कोई मुझे बता रहे थे कि पहले आप आँखों से खाते हैं, फिर खुशबू लेके खाते हैं, फिर ज़ुबान से खाते हैं। तो ये एक लेयर्स हैं। और जो दिल्ली का खाना है, जैसे मैम ने बताया रोबस्ट, उसको हमें लश्करी खाना कहते हैं, कि वो मसालों में तेज़ होगा, उसमें ऑयल ज़्यादा होगा, तो लश्करी खाना है। और लखनऊ में वो रिफाइनमेंट देखने को मिलती है।
अब बिरयानी पे आते हैं। मतलब बिरयानी रिसेंटली एक डिलीवरी ऐप्स हैं बहुत सारी, मैं उसमें एक पैनल डिस्कशन में गया हुआ था, हाउ इंडिया ईट्स। तो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर डिश है फॉर पास्ट 3-4 ईयर्स पैन इंडिया, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो एक बिरयानी है। और बिरयानी के भी कितने रंग हैं। मतलब मैंने बहुत तरह की बिरयानी ट्राई की है, चाहे वो थलसेरी की बिरयानी हो, या फिर डिंडीगल की बिरयानी हो, या फिर अपने दिल्ली की बिरयानी हो, या फिर अवधी बिरयानी हो, या कोलकाता स्टाइल बिरयानी हो। तो बिरयानी के भी रंग बदलते चले जाते हैं, लेकिन जो जहाँ भी रहते हैं, जिस भी कोने में रहते हैं, वो बिरयानी ही ऑर्डर करते हैं। तो और हम लोग अवधी खाने को हमेशा एक बहुत लिमिट कर देते हैं, बिरयानी कबाब इस तक। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपके रेस्टोरेंट में जो डिशेज़ हैं, इसके अलावा और क्या क्या हैं, और बिरयानी जो है इसको क्या खास, अवधी बिरयानी को क्या खास बनाती है? एक तो हम शायद बिरयानी के जो झगड़ा है उससे बाहर रहना पसंद करेंगे। हमारे यहाँ पुलाव होता है। क्यों राना आपा? और बिरयानी के पुलाव के सामने बिरयानी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जी जी। और दोनों तरह के मेथड्स होते हैं, दम का पुलाव और जिसमें क्योंकि सब चीज़ साथ में डाल के पकाया जाता है, इसलिए पुलाव है। और बिरयानी में क्या है, आपने लेयरिंग कर दी और तैयार है बिरयानी। वाकई लखनऊ, ये इसका बहुत बड़ा अफसोस है, लेकिन अब नहीं रहा जब से हमें क्रिएटिव सिटी में वो कर लिया गया है। बहुत देर से आए लेकिन दुरुस्त है। लेकिन खानों में सिर्फ लोग यही जानते हैं कि बिरयानी और कबाब, इसके आगे वाकई नहीं जानते थे। कोरमा हमने कोशिश की है कि ये चीज़ें तो रखें ही रखें, क्योंकि कोरमा जो है एक लखनऊ की फैमिली या एक अवध की फैमिली 365 दिन खा सकती है। और वो कोरमा एक ऐसा है कि उस कोरमे को इन्हांस भी किया जा सकता है और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। कोरमा इज़ समथिंग विच इज़ मेड विद योगर्ट एंड कैरेमलाइज्ड अनियंस। तो एक सालन पकता है जिसको सादा सालन कहते हैं, उसमें सिर्फ प्याज और दही और बाकी अदरक लहसुन डाल के, फिर आप उसको जितना जायकेदार और लवाजमात जो हैं उसमें हर तरह के आते हैं, काजू, बादाम, चिरौंजी, खसखस, नारियल, तो उससे आप वो, तो एक हम्बल दस्तरखान पे भी होता है कौरमा। और अमीरों के यहाँ की तो बात ही अलग है। हमने अपने रेस्टोरेंट में नहारी नहीं रखी है, क्योंकि नहारी जो है वो लखनऊ के घरों का रोज़मर्रा का खाना नहीं है। ये भी एक हम्बल दस्तरखान से जब नवाब साहब को समझ में आई बात, तो उन्होंने अपने दस्तरखान पे उसको लाए और बेटर पीसेस ऑफ मीट से उसको बनाया गया। लेकिन आजकल जैसे जाड़े हैं तो गोभी गोश्त है कि पचमेल साग की सब्ज़ी है, इस तरह से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो खाने पकते हैं रोज़मर्रा घरों में, और लेकिन आम तौर से आपको बाज़ारों में नहीं मिलते हैं। सकपैता एक ऐसी दाल होती है जो उड़द और मूंग की दाल के साथ बथुए का साग डाल के और पालक डाल के पकाई जाती है, जो कि हम लोगों के घरों में बहुत आम होती है, बट इट इज़ नॉट रेस्टोरेंट मेन्यू, बट व्हेन वी सर्व इट पीपल रियली लव इट। सो फूड is you know, we have very unique food in Lucknow, but unfortunately it is just popular for pulao and kebab and sheermal. हमारे यहाँ के मीठे, और मेरे अम्मा हमारी जिक्र करती हैं और वो रिग्रेट करती हैं कि उन्होंने अपनी माँ से नहीं सीखा कि लहसुन की खीर पकती थी, और हमने तो सिर्फ सुना ही है, या अब हम रिग्रेट करते हैं कि वो गोला कबाब पकवाती हैं और हमने अपनी जवानी में नहीं सीखे, और अब हम रिग्रेट करते हैं कि वो गोला कबाब हमने नहीं सीखे। तो ये वैरायटीज़ हैं, वरना शायद सिर्फ गलावट के कबाब और काकोरी कबाब, शामी भी बेचारा बहुत पिछड़ गया है शामी कबाब, लोग अब उसको इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोसेस इन मेकिंग, या ये जो है बेचारा उसकी उतनी वो नहीं है। आपने सही कहा, कमर्शियल लेवल पे बिरयानी ही बोलते हैं, लखनवी बिरयानी ही बोला जाता है। बाकी हाँ, मतलब टेक्निकलिटी में जाए तो वो पुलाव है। फूड एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड,
जैसे आपने बताया कि लेयर्स हैं हिस्ट्री, जिसमें सिल्क रूट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आई, पर्शियन इन्फ्लुएंसेस भी रहा, मुगल्स के टाइम में काफ़ी चीज़ें आई, और फिर ब्रिटिश कॉलोनिज्म आया, और अब कंटेम्प्रेरी फूड है। तो आप कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए बता सकते हैं कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में आई और हमारे खाने का हिस्सा बन गई? सबसे पहले तो जो दो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हैं और लखनऊ में नाश्ते पे भी होती हैं, समोसा और जलेबी। यही सेंट्रल एशिया से आई हैं। इसका नाम संबूसा था और वो जलेबिया था। लेकिन हमारे यहाँ जैसे चीज़ें आती गई तो हम उसको अडेप्ट करते गए। अब वहाँ से तो समोसे आए थे, जो ये किताब है नेमतनामा, गयासुद्दीन खिलजी की, जो ये मांडू के सुल्तान थे उनकी किताब है नेमतनामा। उसमें बहुत सारी तरकीबें दी हुई हैं समोसे की, और सब जो हैं वो कीमे या ड्राई फ्रूट्स के साथ है। आलू का जिक्र नहीं है, इसलिए क्योंकि आलू इंट्रोड्यूस ही हिंदुस्तान में हुआ है काफ़ी बाद में, पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है आलू को। और अब हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा हमारा जो हम खाते हैं समोसा, वो आलू का खाते हैं। मतलब आजकल कीमे के समोसे भी बहुत कम हो गए, ज़्यादातर सब हम आलू में। मेरी तो अपनी पसंदीदा वो खट्टे आलू का समोसा है जो लखनऊ में मिलता है। तो ये समोसा, जलेबी, ये सब बाहर से आए, बहुत सी चीज़ें बाहर से आई। अब जैसे कि ये अब्दुल शरर जो है, अब्दुल हलीम शरर, ये लिखते हैं कि पराठा कैसे डेवलप हुआ। लखनऊ में पूनियाँ बनती थी, नवाब आए थे, वो बाकर खानी और ये सब बनाते थे, शीरमाल और सब। लेकिन पूरी जो है, अच्छा पूरी क्योंकि तली हुई होती है, आप सालन के साथ या किसी भी गोश्त की उसके साथ नहीं खा सकते, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, ऑयली हो जाती है। पराठे में तेल कम होता है, इट इज़ स्लो फ्राइड, तो इसलिए फिर पराठा डेवलप हुआ, विच इज़ सम काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन अ पूरी एंड शीरमाल। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना, कुछ आता गया, कुछ यहाँ पे हमने कुछ अडॉप्ट कर लिया। अब जैसे बिरयानी ही है, जो शिवा कह रही थी कि बिरयानी और पुलाव, टेक्निक में ही फ़र्क है। जो लोग कहते हैं ना कि बिरयानी इज़ लेयर्ड एंड पुलाव इज़ ब्रॉथ में बनता है। कुछ भी आप बना लीजिए, उसमें आप सब्ज़ी बना लीजिए, चाहे आप पनीर बना लीजिए, चाहे गोश्त और चिकन बना लीजिए। सो दीज आर थिंग्स विच लाइक दे केम फ्रॉम आउटसाइड, बट हमारे अपने हो गए। और अब तो जैसे ना समोसे में आलू, बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिहार में लालू, वी कांट थिंक ऑफ बोथ विदाउट ईच अदर। तो वही वाली बात है कि हम अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं चीज़ों को और उसको अपना बना लेते हैं। अब जैसे कि जो आज के दिन हमारे जैसे शामी कबाब है, या ये जो एक चीज़ और, हाँ, जो मेरी मतलब ये पेट पीव्स है मुझे इन सब चीज़ों से, जब मैं कहीं जाती हूँ ना बाहर, गलावटी। अब गलावटी क्या लफ्ज़ होता है भाई? गलावट से लफ्ज़ गलावट के कबाब, क्योंकि कीमे में कच्चा पपीता लगाते हैं उसको गलाने के लिए। अब आप मशरूम के गलौटी कबाब है, तो किस चीज़ के क्या गला रहे हो भाई आप मशरूम में? और गलौटी क्यों? जब कहना ही है तो गलावट का ही कह दो। मतलब जस्ट पुटिंग अ फैंसी नेम डजंट मेक इट मोर एग्जॉटिक। गलावट के कबाब भी बहुत एग्जॉटिक हैं, और जैसे शिवा ने कहा, दे आर फेवरेट। आप स्पेशली आप उसको धोंगार लीजिए तो। अच्छा, दूसरे जो हिस्ट्री पर आ रहे हैं, तो एक बहुत आम एक ये मिथ है कि नवाब वाजिद अली शाह जब बंगाल गए तो बेचारे गरीब हो गए थे, फैमिली बहुत बड़ी थी, चिकन बहुत सस्ता था, मतलब बहुत महंगा था, इसलिए उन्होंने बिरयानी में आलू डाल दिए। अब आलू जो थे वो इंट्रोड्यूस किए पोर्चुगीज़ ने, इट वॉज एन एग्जॉटिक फूड। वाजिद अली शाह वॉज फॉन्ड ऑफ एग्जॉटिका, मतलब उनको इस तरह की नई नई चीज़ें पसंद आती थी। मुर्ग कोई महंगा नहीं रहा होगा, आलू उससे ज़्यादा महंगा रहा होगा फॉर श्योर, क्योंकि नया कल्टीवेशन था। उन्होंने उसमें अगर आलू मिलवाए हैं, विच मतलब पता नहीं कि मिलवाए कि नहीं मिलवाए, कलकत्ते में हमको आलू मिलता है बिरयानी में, तो वो इसलिए मिलवाए होंगे क्योंकि ये एक नया और एक दिलचस्प एक चीज़ इंग्रेडिएंट नहीं आई थी, तो इसलिए आलू मिलाए गए। सो देयर आर लॉट ऑफ फूड मिथ्स कि लाइक यू कांट हैव वेजिटेबल बिरयानी। व्हाई कांट यू हैव वेजिटेबल बिरयानी? यू कैन लेयर एनीथिंग विद राइस। आप ईरान में तो बल्कि जब मैं गई हूँ तो वहाँ की जो बिरयानी होती है वो तो रोटी के ऊपर कबाब होते हैं, बिकॉज द वर्ड बिरयानी मीन्स रोस्टेड। तो कभी भी जब भी खाने की हिस्ट्री के बारे में बात करें ना, सबसे पहले देखिए कि लफ्ज़ कहाँ से आता है। हिंदी का लफ्ज़ है, फारसी का लफ्ज़ है, उस किस जगह इसका मतलब क्या होता है। जैसे बिरयानी का मतलब रोस्टेड है, हमने उसे चावल बना लिया है। ईरान में अभी भी कबाब और रोटी कहलाता है। मतलब शाकाहारी बिरयानी होती है?
हाँ शाकाहारी बिल्कुल बताया ना नुस्खा है शाहजहानी में पनीर बिरयानी, उसको ज़ेरे बिरयानी कहते थे। बिरयानी मतलब ज़ेरे बिरयानी मतलब लेयर्ड अंडर, बिरयानी तो रोस्टेड होता है, नहीं थी विच इज़ रोस्टेड। पनीर की रेसिपी दी हुई है नुस्खा है शाहजहानी में, तो शाहजहाँ खा सकते थे पनीर बिरयानी, तो हम भी खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्मिता मैम, आप हमें बता रहे थे कटहल बिरयानी के बारे में। जी और एक और चीज़, जलेबी की बात हो रही थी, मुझे याद है आपने हमें पेश में बता रहे थे कि आपके यहाँ पे एक जलेबी पुडिंग, जो लेफ़्ट ओवर जलेबी होती थी उससे आप जलेबी पुडिंग आपके घर पे बनाई जाती थी। खैर कटहल की बिरयानी और बहुत वेजिटेरियन जो हमारे घर में पुलाव बनता है जिसको तहरी कहते हैं, इट्स अ फेवरेट, और सब सब्जियां डाली जाती है। एंड जस्ट पॉइंट अबाउट वाई इन यूपी ख़ास तौर से हम, और बिहार असल मुझ, हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं दही और दूध और मलाई और मतलब फूड मिल्क प्रोडक्ट्स का। इसलिए है कि क्योंकि ये इंडो गैंजेटिक प्लेन है और खाना भी डेवलप्स थ्रू द जियोलॉजी ऑफ अ प्लेस, एंड it's very closely linked to archaeology. So when this the Indo-Gangetic plain, सारे मतलब in the world, it is the deepest alluvial plain in the world, so very rich, and therefore you had this culture of milk. तो हम लोग तो लखनऊ में बहुत आसान तरीके, देयर माई कुक बुक ऑल्सो वी ऑफन हैव लाइक दूधिया लौकी और दूधिया तरोई. इट कैन नॉट बी डन विथ ऑल वेजिटेबल्स, बट इन सब्जियों के साथ तो ये होता है, या लौकी दही में पकाई जाए. बट टू कम बैक टू व्हाट यू हैड आस्क्ड अबाउट जलेबी पुडिंग एंड एक और चीज़, एंड कटहल की बिरयानी. हाँ, कटहल की बिरयानी. वैसे साउथ इंडिया में आवाकाई की बिरयानी है, विच अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ गिवन, एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट जब नॉन वेजिटेरियंस बन जाते हैं, जैसे प्रीता रेड्डी हु हेड्स अपोलो हॉस्पिटल, तो उनकी ये रेसिपी है, तो वो और कोई जायका डालते हैं यू नो इन द थिंग. सो अब आवाकाई बिरयानी तभी बन सकती है जहाँ आवाकाई जो छोटी कैरी होती है, जहाँ उसका पहले तो बहुत ही बेहतरीन अचार हो. सो देर आर मैनी बिरयानीज एंड पुलाव्स लाइक दैट. ये जलेबी, एज राणा जी सेड, केम फ्रॉम एल्सवेयर, लखनऊ में, एंड देन इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. आई डोंट थिंक देयर इज, एटलीस्ट सर्टनली इन नॉर्थ इंडिया, जलेबी तो बहुत ही कॉमन है. तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रेफ्यूजीज, एंड सो दैट माइंड सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी वॉज ऑलवेज वेरी स्ट्रांगली फेल्ट देयर. And jalebi, form of jalebi pudding always existed, but particularly my mother, कोई भी रेसिपी लेके उनको वो अपना लेती थी by adding something else or doing something else. तो शाम को जैसे जलेबी आती थी, अगले दिन बासी हो जाती थी, तो उनको वो लेके वो दूध में भिगो के, फिर उसके बाद अंडा फेंट के उसमें डाल के करके, और फिर वो बेक होती थी. So my mother's jalebi, her version of jalebi pudding became very very famous. और इतनी आसान रेसिपी है, but वो कहते हैं ना, cooks are like alchemists. वो क्या चीज़ लेते हैं और क्या बना देते हैं, इसकी खासियत तो यही है. मज़ा तो हाथ में है. बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा तो हाथ में है. एंड और I was telling you that coming from this mindset of being coming from partition, तो ये होता था कि कोई चीज़ ज़ाया कभी नहीं की जाती थी. आपने सही कहा. मैं एक बार किसी एक पंजाबी फैमिली में एक स्टोरी, कम्युनिटी स्टोरीज़ एक मैं सीरीज़ करता हूँ, तो लोगों के घरों में जाके लोगों के घरों का खाना डॉक्यूमेंट करता हूँ. तो एक पंजाबी फैमिली में गया, उन्होंने मटर जो होते हैं, मटर के छिलकों की सब्ज़ी बनाई. और आज तो एक बहुत सारी डिश पॉपुलर हो गई है, आलू के जो छिलके होते हैं उसकी भी डिशेस बनाई जा रही हैं, मतलब नो लेफ़्ट ओवर.
और वो बहुत मज़ेदार भी हैं. बट यू आर लुकिंग एट मी एंड सेइंग पंजाबी, बट आई एम नॉट पंजाबी, आई एम अ राजपूत. सही लाइक मतलब कैसे आई एम मैरिड टू अ पंजाबी. नहीं आपने कहा रेफ्यूजी की बात की तो बता रहा हूँ कि जो रेफ्यूजीज जो कोई भी चीज़ जाया ना जाए, हाँ, उसको हर एक चीज़ को संभाल के रखते हैं उस एंड कॉन्टेक्स्ट में. उसका कुछ असल में जो आपने जिक्र किया कि मटर का छिलका, मटर के छिलके में ज़्यादा जायका है मटर से, क्योंकि अब हम भी बनाते हैं ये. मैम आपसे ही एक और सवाल है. आपने इंडिया कुक बुक में बहुत सारे डिशेस के बारे में रेसिपीज़ लिखी हैं, चाहे वो धनसाक हो या पोंगल हो, और आप हमें बता रहे थे रेलवे कटलेट्स के बारे में भी. तो कैसे फूड ट्रैवल करता है और आपने बुक में कैसे रेसिपीज़ इतने वेरीड रेसिपीज़ कंपाइल की हैं, और क्या सोच थी, क्या थॉट थी उसके पीछे? सोच मेरी नहीं थी, मेरे पब्लिशर की थी. ये जब लखनऊ कुक, माई पब्लिशर्स आर आलिफ, एंड ये तो एज ऐसे चलते चलते मैंने लिख दी, बिकॉज इफ़ यू गॉट अ मिनट आई कैन टेल यू द हिस्ट्री ऑफ हाउ द लखनऊ कुक बुक एंड द इंडिया कुक बुक. I am writing a book on World Heritage Sites. I mean, and I am not a cookbook author till I've been forced to become one because of my publisher. So, I had gone for a meeting with him, and he said, and my mother's second cookbook, which was not going to be called, it was a second cookbook, जिसमें 300 से ऊपर रेसिपीज़ थी. तो मैंने डेविड देवेदार से पूछा कि डज़ ही नो ऑफ पब्लिशर फॉर दिस कुक बुक, क्योंकि तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो कुक बुक्स करते नहीं हैं. तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आपको नाम पूछ रही थी. तो उन्होंने कहा मैं 2 दिन में बतलाता हूँ. तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वीव डिसाइडेड कि आप ये हमको 300 रेसिपीज़ नहीं चाहिए, 150 रेसिपीज़ चाहिए, और आपको मगर 10,000 लफ्ज़ का ये एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा. तो मैंने सोचा कि क्या आसान चीज़ है, क्योंकि इवन दो आई एम अ डिज़ाइनर, आई मीन माई BA एंड मास्टर्स हैज़ बीन इन इंग्लिश लिटरेचर, सो आई राइट अ लॉट ऑफ एसेज. बट इट टर्नड आउट टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि मेरी माँ ने 1000 और रेसिपीज़ मुझे मौजूद कर दी फ्रॉम विच टू सिलेक्ट, यू नो. तो ये जो लखनऊ कुक बुक, ये जो लखनऊ कुक बुक है, 3 हफ्तों में सारी बिक गई. एंड देन डेविड immediately said, now I need another cookbook. I said, I thought you didn't publish cookbook. He said, no, I take back my words. I need another cookbook. So I thought सबसे आसान होगा कि I ask my friends for their recipes. And frankly, till I wrote to my friends, ये मुझे पता नहीं था कि एक तो that I had so many friends, and I think I wrote to over 200 friends, and जिसमें से 2 ने कहा कि they were traveling or something. सब ने कहा हाँ of course सुनीता ज़रूर. कैसे वो रेसिपीज़ आई वो तो अलग बात है. I saw जावेद अख्तर here, शबाना who I've known for many years. मैंने शबाना को कहा कि you know आपकी जो माँ है शौकत खाला, आप मुझे प्लीज़ उनकी कच्ची बिरयानी की रेसिपी दें, वो हैदराबादी बिरयानी. शीज़ हाँ ऑफ कोर्स. अभी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता मैं फ़ोन करूँ, आई एम इन अ शूट सुनीता, कल मैं भेज रही हूँ. दैट कल नेवर केम. इवेंचुअली जब मुझे दी गई वो जो बच्चों के कॉपीज़ नहीं होते, जो आप उन्होंने कुछ पेजेस इस्तेमाल कर लिए, यू डोंट वांट टू वेस्ट द पेजेस, सो यू उसमें से आप फाड़ के बाकी का आप अपने लिए रखते हैं. तो उसकी उसने मुझे फ़ोटो कॉपी भेजी, जिसमें जो गटर लाइन है वो मुझे पढ़ी भी नहीं गई. शी इज़ नो यू आर अ कुक, यू विल अंडरस्टैंड. सो इस किस्म के भी बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इस तरीके से रेसिपीज़ भेजे, मगर ये है कि ज़रूर भेजे और बहुत अफेक्शन के साथ भेजे. तो दैट्स हाउ द लखनऊ कुक बुक के. मतलब इस किताब में हु इज़ हु ऑफ इंडिया? नो मैं ये कहूँगा कुछ नाम लूँ अगर, जैसे पी चिदम्बरम जी, शोभिता पुंजा, शबाना आज़मी, शशि थरूर, मतलब हु इज़ ऑफ इंडिया ही है वो, उनकी रेसिपीज़ आपने कंपाइल की हैं. Well, they're all friends, and I've also gotten this book from my school friends. There's Naseema Aziz, she used to be Faridi. She's written a wonderful book on Lucknow. My oldest friend from age 4. So my school friends, कोई मेरे college friends है,
कोई जो पहले के फ्रेंड्स हैं, कोई अभी के फ्रेंड्स हैं, बट यू नो इस लंबी उम्र में friends one gathers, and I think the richness of life is really friends and friendships. So this book to me is very special because it is they made it a point to give me their family recipes, and that is, I think, why this book is what it is. अच्छा, हमारे पास अब कुछ समय रह गया है, तो अंतिम में कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप सबके लिए। अभी रिसेंटली यूनेस्को ने लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया। उससे पहले सिर्फ हैदराबाद होता था, सेकंड शहर है। तो क्विक कमेंट्स ऑन डैट। शिवा जी, आपसे शुरू करेंगे। सापरा साहब, एक तो हमारे लखनऊ में हमें बहुत देर से मिला और सबसे पहली बात यह कि लखनऊ में लोगों के पास फुर्सत है और पकाने की भी और खाने की भी। जिस शहर में जल्दी में खाना पकाया जाए और जल्दी में खाना खाया जाए, उस खाने में शायद उतना जायका नहीं होता है। अभी हमारा एक बच्चा है जिसने रखा था और उसने कहा था कि पान की लाइन में कोई था, तो उसने कहा भैया जल्दी कर दो। लखनऊ का कोई पनवाड़ी था, उसने कहा भैया जल्दी चाहिए तो तुम दूसरी दुकान पे चले जाओ, पान में तो वक्त लगता है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों में जो है वो वक्त लगता है और शायद वही वक्त जो है वो अब आया। और हमारे लखनऊ के जो जायके हैं वो यकीनन बेमिसाल हैं। और दिल्ली वाले एफिमिनेट कहते हैं हमारे खाने को, लेकिन हम उस खाने को लेके बहुत खुश हैं। हमारे खाने जो गरम मसाले हो जिनको लोग कहते हैं, हमारे यहाँ राना आपा कहेंगी कि उनको खुशबू के मसाले कहा जाता है, क्योंकि उतनी ही मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं जितने कि सालन में खुशबू आ जाए या पुलाव में खुशबू आ जाए। हमारी खुशदामन साहिबा और तो इस हद तक करती थी कि वो इलायची और लौंग जो है वो अधन के पानी से निकलवा दिया करती थी कि उसमें मुंह में इलायची नहीं आनी चाहिए। तो ये सब नफासतें तो शायद लखनऊ में ही हो सकती थी। और हमारे जो रूलर्स थे, जो नवाब थे, उनके एंसेस्टर्स फ़ारसी पर्जिया से थे, तो यकीनन जो एटिकेट्स थे खाने के वो उनके बहुत ही आला थे। और वो जो कहानी है नवाब साहब के दांत नहीं थे और उन्होंने गलावट के कबाब बनवाए, एक शायद वजह ये भी थी कि वो लोग इतने पढ़े लिखे लोग और इतने एटिकेट्स वाले लोग थे कि शायद मुंह से शोर हो वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहती हैं राना? तो they knew के what is the cut of the meat. Yes, और yes. इस गलावट का कबाब is depends on the cut of the meat. और कट ऑफ द मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पुलाव के लिए यहाँ का गोश्त चाहिए और कौरमे के लिए यहाँ का गोश्त चाहिए। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं उससे। और लखनऊ हैज़ अ लॉट टू ऑफर। जो दिल्ली वाले हैं वो प्लीज़ लखनऊ आके एक्सपीरियंस करें उसको। स्पीकिंग ऑफ कट ऑफ द मीट, लखनऊ और दिल्ली की बिरयानी में ये फ़र्क है कि लखनऊ की बिरयानी में हम हमेशा सिर्फ पुट का मीट इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ, और वो भी छोटे बकरे का। यहाँ पे गोल बोटी भी डालते और तरह तरह की चीज़ें डाल देते जो लखनऊ में नहीं हो सकती। इट्स नॉट आपका क्वेश्चन, सॉरी। फूड एज इंटेंजिबल हेरिटेज। यस, हाँ, उसके बारे में देखिए, जैसे बिल्ट हेरिटेज है, हम अपनी सारी इमारतें देखते हैं और इसके ऊपर आई एम ऑल्सो राइटिंग अ बुक। एक्चुअली ये तो सब बीच में आ गए। दैट्स अ बिग आर्ट बुक ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। बट द इंटैंजिबल, जो मतलब देखी नहीं जाती, इंटैंजिबल, मगर वो it's a very deep culture, and cuisine is part of our intangible heritage, and it needs to be preserved or documented। जैसे और ये buildings होती हैं, वैसे खाने का documentation भी उतना ही if not more important है, because cuisine के बीच में सब कुछ आ जाता है। आपकी मेमोरीज, आपकी हिस्ट्री, आपकी आर्कियोलॉजी, आपकी इवन जियोलॉजी, बिकॉज
जो आपका लैंडस्केप है और जो वहाँ की प्रोड्यूस होता है, दैट विल डिटर्मिन कि आप क्या पका रहे हैं अपने घरों में और क्या आप लाइफ स्टॉक रखते हैं. सो ऑल दैट इज़ डिटर्मिन. आफ्टर ऑल जो कोस्टल इंडिया है, केरला का, ये वो जिस चीज़ में भी वो, क्योंकि वहाँ कोकोनट्स हैं, तो यू विल फाइंड अ ग्रेट यूज ऑफ कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल. इन कोई चीज़, हम लोग भी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, बट ज़्यादातर बंगाल में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है. तो साउथ इंडिया, और हालांकि इट्स एक चीज़ नहीं है कि साउथ इंडियन, पहले तो होता था ना कि साउथ में साउथ इंडियन फूड वी यूज टू ओनली एसोसिएट विद डोसाज एंड इडलीज. ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, बिकॉज each of their four states is very rich in its own culture. And certainly North India को आप एक ब्रश से नहीं लगा सकते, because एक एक state अलग अलग चीज़ें करता है. At the end of the day, to me, cuisine is part of harmonious living. तो जैसे कि शिवा ने कहा ना, खाने से पुरानी यादें आती हैं और फुर्सत के दिन. मुझे याद है एक हमारे यहाँ नज़र हो रही थी, और मेरा खाने पकाने का शौक़ मेरी दादी से आया है. मेरी अम्मा को बिल्कुल शौक़ नहीं था, कहती पता नहीं तुम किस पे पड़ गई हो, चटनी रोटी दे दो लेकिन खाना मत पकवाओ. ये हमारा अम्मा का कॉल था. दादी हमारी इतनी शौक़ से पकाती थी. तो मुझे याद है बड़ा सा हमारा आंगन था, की नज़र थी, और दादी कौरमा पका रही थी, और मैं छोटी रही होंगी 8-10 साल की. और मैंने देखा कि मतलब घंटों हुए जा रहे हैं, भुना जा रहा है, जो शिवा ने कहा ना. तो मेरे दादी से पूछा, मैंने कहा दादी कितनी देर और भूनेंगी? कहने लगी मसाला ऐसे भूनो जैसे दुश्मन का कलेजा. तो मतलब उतना ही मज़ा लो और उतना ही वक्त लो. तो मैं हमेशा जब भी क्या कहते हैं कौरमा बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, अगर आप जो सारा मज़ा जो है ना, जो कहते हैं ना हाथ का मज़ा भूनने में होता है, कि आपके अंदर कितना सब्र है, कितनी पेशेंस है, आप कितने आराम से और कितना मज़ा ले के उसको भूनते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ लाइक ये फूड मेमोरीज. एंड लखनऊ को मिला, देर आए दुरुस्त आए. लखनऊ की जो यखनी पुलाव है, आई डोंट थिंक इट कैन बी मैच्ड बाय एनी पुलाव. और गलावट के कबाब, ये दो चीज़ें, दही फुल्की, छोटी छोटी चीज़ें, आलू कतली जो है, रोगनी रोटी, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेंगे. और जगहें जहाँ आप जाते हैं, ज़्यादातर जो होता है ना, मेरा एक कहना है कि लेज़ी कुक्स ड्राउन देयर फूड इन ऑयल एंड स्पाइसेस. लखनऊ में आपको ये नहीं मिलेगा, खुशबू मिलेगी, मसाले नहीं मिलेंगे. चलिए, इसी के साथ हमारा सेशन एंड हो रहा है, और एंड करते समय हम लोग 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल, जस्ट टू मेंटेन जेंडर पैरिटी. तो प्लीज़ क्विकली आप सवाल पूछ सकते हैं. आई एम मानस माइती, कलकत्ता से आया हूँ ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए. तो और एक वेरी इम्पोर्टेंट कुजिन डेवलप हुआ इंडिया में, एंग्लो इंडियन कुजिन. उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया. क्या जब इंडियन खाना बाहर जाते हैं, खास करके से लंदन में, उधर कैसे ये इंडियन कुजिन डेवलप होता है, उसका वैरायटी कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बताए तो अच्छा लगेगा. वेरी ब्रीफली, बिकॉज आई थिंक द टाइम इज़ ओवर. देखिए, एंग्लो इंडियन कुजीन, क्योंकि लखनऊ में ब्रिटिश भी थे, फ्रेंच भी थे, तो वहाँ से जो चीज़ हम लोग जो वो खाते थे, उनका खाना खैर लखनऊ से कोई कंपैरिजन नहीं है. मगर ऐसे ऐसे वो हो गया कि ज़्यादातर रात का खाना बिकेम जो हम लोग अंग्रेज़ी खाना कहते थे. अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उस कटलेट्स में मसाले डाले जाते थे, किस्म के मसाले, बट नॉट गरम मसाला. गरम मसाला आई डोंट थिंक एनीबडी यूजेस इन लखनऊ, एटलीस्ट इन आवर होम्स वी डोंट यूज़. एंड तो वो अंग्रेज़ी खाना बन गया. एंड आई डोंट नो वेदर इट्स इन द बुक और नॉट, वेदर आई हैव कमेंटेड, बट एक चिकन शासो, जो because the French were there, that was a French way of making chicken with mushrooms. बहुत ही टेस्टी है वैसे. एंड बट जो हमारा खानसामा था, he couldn't pronounce it, so he just used to call it फिरंगी मुर्गी. फिरंगी वैसे भी the British adopted फिरंगी, but फिरंगी actually means the French. I don't think they quite realized it. तो ये, and Indian food restaurants in
in, say, in England, I'm sorry if I'm offending you because you said you're from Bengal, but they're mainly अब कुछ इम्प्रूवमेंट बदलाव आया, इनफैक्ट बहुत आया है. पहले all the Indian restaurants were run by Bangladeshis, so they were all bad, you know, and they only knew how to make one curry, जो भी आप एक करी और वो भी टमाटर वगैरह डाल के. जैसे राणा जी कह रहे थे, टमाटर, at least in our home for Lucknowi khana, we don't even use because it came very late and they used to call it kya, Vilaiti Baigan. I remember from the grandmother's generation. So we don't use tomato in Lucknowi khana. So ये तो सब टमाटर और ये सब करके, और जो भी आप ऑर्डर करें, चिकन टिक्का मसाला वो भी उसमें, पनीर की रेसिपी वो भी उसमें. So I don't think the fate of Indian food and certainly regional food is not as widely known जैसे होना चाहिए, because each is a gem, each is precious, and I wish that more and more regional restaurants came up जो regional food serve करते हैं. मैं आपका 1 मिनट लूँगी. और जहाँ तक कबाब का ताल्लुक़ है, वो हमारा स्टेपल फूड बन गया है, बना के फ्रीज़र में रख लेते हैं. SOS है, जब कुछ नहीं होता तो कबाब सेक लेते हैं. खैर, ये तो बात हो गई. लफ्ज़ कबाब के मानी है जला हुआ. तो ये मजरूह सुल्तानपुरी के ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा था, मैं देखते ही मैं लिखती हूँ. तो उसमें ये बचपन का उनका था कि वो छोटे से थे और कहीं शायरी के मिसरे तरह दी जाती है ना, कि इस मिसरे तरह पे लिखो, तो ये था, बाग से आ रही है बूए कबाब. तो अब मतलब ये कि जलने की बू आ रही है. तो उन्होंने जो जू सुल्तानपुरी ने कहा कि इसका ये होगा, बाग से आ रही है बुए कबाब, किसी बुलबुल का दिल जला होगा. बस ये ऐड करना चाहती थी मैं. Okay. Hi ma'am, I'm Selena, a food enthusiast, and as much as I've known about Lucknow food cuisine, I can say there are so many different type of spices. पत्थर के फूल, समुंदर के झाग, जो कि specifically लखनऊ में यूज़ होते हैं. So what are the spices that used to be like a part of it but now forgotten? मसाले अभी भी सभी इस्तेमाल होते हैं. पत्थर के फूल, पिपली, खस की जड़, सारी चीज़ें, संदल, इस्तेमाल तो सब होता है. वही बात फिर से आ जाती है कि जिनके पास फुर्सत है और जिनके पास पैशन है. और जाने से पहले एक बात कहूँगी, माई सिस्टर इज़ सिटिंग देयर, शी इज़ अ बेटर कुक एंड अ डॉक्टर. अल्लाह ताला ने बस नाम हमको दे दिया है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्नॉलेज दैट. Thank you ma'am.